नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक, एकदम मस्त जबरदस्त, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रमुख आयोग। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट कमीशन। इम्पोर्टेंट कमीशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रमुख आयोग, इम्पोर्टेंट कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और क्लास में ही एकदम पूरा वीडियो देखते देखते ही हम लोग क्या करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण है सब पॉइंट को 4 से 5 बार बोलेंगे, आप 2 बार जरूर बोलेंगे। साथ में याद करते जाना है और याद करवा के ही मानेंगे, ठीक है ना। याद कराना ही मेरा मकसद है, ठीक है ना। और ये सारा जितना भी इससे प्रीवियस वीडियो था, सारा वीडियो डल चुका है, ठीक है ना। और ये पूरा एपिसोड खत्म होने वाला है, पॉलिटी। कुछ एपिसोड अभी बचा हुआ है। और यह बुक एनसीईआरटी सार संग्रह है। महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा इसका राइटर है। कॉस्मोस पब्लिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। वन लाइनर के फॉर्म में जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। और क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण पॉलिटी में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, सारे पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत कौन से पॉइंट को इंक्लूड किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। किसका? उसका प्रमुख बनाया जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत किया गया था। वर्ष 1926 में ली आयोग, वर्ष 1926 में ली आयोग का अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1926 में ली आयोग, वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग से के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राज मन्नार आयोग ने किया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राज मन्नार आयोग ने की थी। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथ्यू, रोज मिलियन बैथ्यू। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथ्यू, ठीक है ना। साथ में याद भी करते चलिए, 2 बार 3 बार जरूर रिपीट कर करके बोलते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना, ताकि याद होता रहे, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, आप भी रिपीट कीजिए उधर से बोल बोल के, ठीक है। हम 3-4 बार बोलते हैं, कम से कम 2 बार आप जरूर रिपीट कीजिए, ठीक है ना। या फिर बैक करके 1-2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, सारा पॉइंट आपको याद हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष
उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है ना। सदस्य, पहला की सदस्य बात करते हैं, इसका सदस्य, प्रथम सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा सदस्य की बात करते हैं, उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तीसरा सदस्य की बात करते हैं तो मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में। ठीक है ना, हो सकता है। पहला सदस्य की बात करते हैं तो प्रथम सदस्य की बात करते हैं उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दूसरा सदस्य की बात करते हैं, सेकंड क्या होनी चाहिए तो उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा की बात करते हैं तो मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी वाली 2 व्यक्ति चाहिए। ठीक है ना। पदेन सदस्य की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। पदेन जो सदस्य होता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है। पदेन सदस्य दूसरी की बात करते हैं, पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होता है। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष है। पदेन सदस्य की बात करते हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। पदेन सदस्य की इधर बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। और पदेन सदस्य विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। पदेन सदस्य की बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त की बात करते हैं। ठीक है। अगला है भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। वर्ष 2019 में 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित थे। अध्यक्ष की बात करते हैं तो पिनाकी चंद्र घोष थे, इसका अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। न्यायविद सदस्य की बात करते हैं, न्यायविद सदस्य कौन थे? जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मेहंती, अभिलाषा कुमार त्रिपाठी, अजय कुमार त्रिपाठी था। न्यायविद सदस्य जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मेहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी है ना। उसका गैर न्यायविद सदस्य कौन था? अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम। गैर न्यायविद सदस्य कौन थे? अर्चना रामसुंदरम, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक है। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। राजनीतिज्ञों और अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? तो बोहरा समिति है। कौन सी समिति है? बोहरा समिति है। राजनीतिज्ञों व अपराधों के मेल जोल संबंधी की जांच करने वाली समिति कौन सी है? बोहरा समिति है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने
किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। अगला देखते हैं हम लोग, संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के अनुसार हटाया जाता है। किस राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के व्यय किस निधि पर भारित होता है? राज्य की संचित निधि पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी का व्यय किस निधि पर भारित होता है? न्याय राज्य की संचित निधि पर। राज्य की संचित निधि पर, है ना, राज्य की संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य अध्यक्ष होते हैं। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य भी नियुक्त होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जिनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग अगला एपिसोड में देखेंगे राजभाषा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मस्त टॉपिक है राजभाषा। इससे सवाल कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा हर एक एग्जाम में, है ना। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और याद करने के लिए 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखें, रिपीट करके देखें। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, एकदम बहुत ज़रूरी है। चैनल पर वीडियो रहेगा, आप रिवीजन कर सकते हैं। एकदम मस्त ज़बरदस्त रिवीजन करिए और साथ में याद भी करते चलिए। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे सारा पॉइंट, जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सारा भूल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मस्त से रिवीजन करिए, ठीक है ना। मस्त। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।